मॉर्निंग। आज हम लोग जिस क्लास में हैं उसमें एक ऐसे विषय पर बात करनी है जिसको हम आम तौर पर नेग्लेक्ट करते हैं सिविल सर्विस की परीक्षा में। वो है निबंध। और हमें ऐसा लगता है, अधिकांश को ऐसा लगता है कि सामान्य अध्ययन है या वैकल्पिक विषय की तैयारी कर ली जाए, निबंध तो आसान है ही, जब चाहें तब लिख सकते हैं। और कारण उसका ये है कि बचपन से निबंध लिखते भी आ रहे हैं किसी न किसी रूप में, स्कूल में, कॉलेज में। तो इसकी तैयारी बहुत हम सीरियसली नहीं करते शुरुआत से। कई बार तो लोग ऐसे भी मान लेते हैं कि अच्छा, जब मेंस लिखना होगा तो निबंध तो उसमें लिखा ही जाएगा, कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होगा ही जिस पर मैं लिख सकता हूं। एक तो बात यह जो मिथक है, इस पर हम लोग को चर्चा करनी है कि ये वाकई प्रैक्टिस की चीज़ है, क्या पहले से इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्या उसको छोड़ देना चाहिए और जब लिखना हो तब लिखा जाए। इस पर एक बात बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है इस पर बात करना। दूसरी चीज़ क्या है कि वही स्थिति इंटरव्यू की भी होती है। अगर आप देखेंगे, ख्याल से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि साक्षात्कार की भी तैयारी पहले से करने की क्या ज़रूरत, पहले प्रारंभिक परीक्षा हो जाए, पीटी हो जाए, मेंस हो जाए, तब फिर देखा जाएगा इंटरव्यू के लिए। ऐसी कुछ बातें हैं जो मिथक की तरह तैयारी करने वालों के बीच में प्रचलित होती हैं। निबंध खास तौर से उसमें एक बहुत गंभीर मुद्दा। समस्या यह आती है कि निबंध की समझ कितनी है हम में, पहले तो यह समझना बहुत जरूरी है कि हम वाकई निबंध की गूढ़ बातों को समझते हैं या नहीं। निबंध होता क्या है, इस पर तो बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से बात करते ही हैं, लेकिन वास्तविक अर्थों में निबंध सिविल सेवा में क्यों रखा गया है, उसमें क्या देखना चाहता है परीक्षक, उसका अर्थ क्या ढूंढना चाहता है उसके अंदर, उसकी बारीकियों की समझ का होना बहुत जरूरी है। उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पूरे निबंध को अगर बहुत गहराई से, गंभीरता से और रुचिकर बनाकर समझना हो और अपने अंदर वो लिखने की क्षमता विकसित करनी हो, तो उसके लिए जितनी बातों की हमें समझ होनी चाहिए, उसको हम लोग दो भागों में बांटेंगे। दो कक्षाओं में, भागों में कहने का मतलब दो कक्षाओं में बांटेंगे। एक कक्षा बहुत हो सकता है बहुत हेवी हो जाए और आपको समझने में दिक्कत हो, इसलिए उसको दो भागों में बांट लिया जाए। आज की जो कक्षा है उसमें हम लोग पहले बात करेंगे कि निबंध होता क्या है, निबंध की आवश्यकताएं क्या होती हैं, उसकी विषय वस्तु, कंटेंट उसका क्या होता है, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी टॉपिक। सिविल सेवा में निबंध क्यों रखा गया है, की आवश्यकता क्या है, उसका महत्व क्या है, परीक्षक उसमें क्या देखना चाहता है, आलेख और निबंध में क्या अंतर है। ये छोटी छोटी बुनियादी बातें। इसके अलावा आज हम लोग एक और बात चर्चा करेंगे कि सामान्य अध्ययन और निबंध दोनों का अंतर संबंध कैसा है। क्या निबंध को सामान्य अध्ययन का विस्तृत रूप कहा जाए, संकुचित रूप कहा जाए? क्या सामान्य अध्ययन को निबंध का विस्तृत या संकुचित रूप कहा जाए? तो दोनों के बीच क्या संबंध है, इस पर भी मैं बात करूंगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमारी तैयारी जीएस की है तो निबंध लिखना बहुत आसान है। बहुतों को ऐसा लगता है कि अगर मैं निबंध लिख सकता हूं तो सामान्य अध्ययन में कुछ खास बचा नहीं। तो उसका एक अंतर संबंध हमें समझना होगा कि सामान्य अध्ययन की रिक्वायरमेंट क्या है और निबंध की रिक्वायरमेंट। इसके अलावा आज की कक्षा में एक और बात करूंगा मैं कि निबंध अलग अलग जो प्रकार है निबंध के, कि कंटेंट के हिसाब से निबंध कितने तरह का हो सकता है और प्रकृति के हिसाब से निबंध कितने तरह का हो सकता है, इस पर भी चर्चा। और अगली जो कक्षा होगी निबंध की, उसमें हम लोग बात करेंगे कोई भी टॉपिक हो, किसी भी प्रकृति का, किसी भी अंतर्वस्तु का, किसी भी क्षेत्र का, उस निबंध में ऐसी कौन सी बात होती है लिखने में
जिसको हमें अगर ध्यान में रखना है या जिसको हमने ध्यान में रख लिया तो हम बहुत आसानी से बहुत अच्छा निबंध लिखकर बहुत अच्छे नंबर अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये बात हम लोग अगली कक्षा में करें। तो दो भागों में बांट कर इसको हम लोग देखते हैं कैसे इसकी समझ हमारे अंदर विकसित होती है। राइट। परिभाषा के तौर पर अगर निबंध को देखा जाए तो कुछ तो बुनियादी बातें होती हैं, कुछ संरचना से संबंधित हैं, क्या सटीक परिभाषा कैसे होगी उसकी, कुछ बातें ऐसी होती, थोड़ी बहुत चर्चा उसकी भी जरूरी होती है कई बार, ताकि अगर हमें कुछ चीज़ों की समझ चाहिए तो कुछ बुनियादी चीज़ों की जो बहुत कन्वेंशनल हैं, परंपरागत हैं, लेकिन आवश्यक होती समझ विकसित, उस पर भी मैं चर्चा वहीं से शुरुआत कर रहा हूं। एक श्लोक लिख रहा हूं मैं इस पर आपके लिए। यह श्लोक है, निबद्धते अस्मिन् इति अधिकरणे निबंधनम। निबद्धते अस्मिन् इति अधिकरणे निबंधनम। क्या अर्थ हुआ इसका? एक ऐसी रचना जिसमें कोई विचार गूंथा गया है। गूंथना एक शब्द है इसमें, बहुत बहुत बारीक। गूंथा गया है कहने का मतलब क्या है? शामिल हो सकता था, मिश्रित हो सकता था, गूंथ दिया हमने। इसका मतलब कि उससे हम किसी भी कीमत पर उसको अलग नहीं कर सकते। तो ऐसी रचना हो जिसमें विचार हमारा इस रूप में शामिल है कि जितनी बार उसको पढ़ा जाएगा उतनी बार वो विचार मेरे सामने उभर कर आएगा। तो अगर वो परीक्षक पढ़ रहा है तो उसको हर जगह वह विचार दिखेगा उसमें। उसी को कहते हैं गूंथा गया, एम्बेडेड। अंग्रेजी शब्द है उसके लिए एम्बेडेड। अ डिस्कोर्स इन विच एन आइडिया इज एम्बेडेड। इसका अर्थ हो गया एक ऐसी रचना तो विचार को उस रचना से हम बाहर नहीं कर सकते, उसको अलग नहीं कर सकते। हर जगह हमें वो विचार दिखना चाहिए। जितने उदाहरण हमने दिए, जितने हमने डायमेंशंस लिखे उसके, हर डायमेंशन में हर जगह वो हमें समझ में आना चाहिए कि यह यही लिखना चाह रहा है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, मान लिया भारत का संविधान अगर हम पढ़ते हैं, या भारत की अर्थव्यवस्था की पढ़ाई करते हैं, या भारत के समाज और संस्कृति की पढ़ाई करते हैं, तो चाहे समाज और संस्कृति में जितनी बातें हों, एक निचोड़ अवश्य आता है कि हमारे यहां अनेकता में एकता है। यह एक विचार है जो समाज और संस्कृति के सारे आयामों में गूंथा गया है, उससे अलग नहीं हो सकता था। ठीक उसी तरह अगर संविधान पढ़ेंगे तो चाहे हम अनुच्छेद 1 पढ़ें या 395 पढ़ें, बात एक ही आती है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। इसके अलावा अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो चाहे जितने स्वरूप अर्थव्यवस्था में विद्यमान हैं, चाहे जितनी बातें अर्थव्यवस्था में करते हैं, हम सबका निचोड़ एक जगह पर आकर रुक जाता है कि भारत एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है और यहां संसाधनों का वितरण लोगों की आवश्यकता से किया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हमें निबंध लिखना है तो हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए सबसे अधिक कि क्या हमने उसमें अपना एक विचार रखा है। अगर रखा है तो उस विचार की पुष्टि करनी होगी अलग अलग आयामों से, अलग अलग उदाहरणों से। लेकिन जितने उदाहरण, जितने आयाम लिखे जाएंगे, उन सबों में वह विचार हमें दिखना चाहिए। तभी वह निबंध वास्तविक अर्थ में निबंध के रूप में माना जाए और तभी हम अच्छे अंक की उम्मीद कर सकते हैं। राइट। इसी आधार पर इसको समझने की जरूरत है।
अब एक तकनीकी बात है कि जो कैसे हमने इसको परिभाषित कर लिया। कोई यह पूछ सकता है ना कि आपने यह परिभाषा लिखी है, इसकी परिभाषा का मूल स्रोत क्या है, या किस आधार पर यह मान लिया जाए कि यही परिभाषा सही है जो आपने बताई, उसका एक उसकी विश्वसनीयता कैसे सिद्ध हो। तो विश्वसनीयता सिद्ध होगी कि जो ऐसे शब्द है, यह एक फ्रांसीसी शब्द है एसेयर। इसका अर्थ होता है टू अटेम्प्ट और टू ट्राई, प्रयास करना, इसका शाब्दिक अर्थ है। दूसरा, एक नाम लिख रहा हूं मैं इस पर, माइकल डी मॉन्टेन ने 16वीं शताब्दी में ऐसे शब्द का प्रयोग किया और यह कहा ऐसे है क्या। तो उन्होंने कहा कि इट इज ए लॉन्ग डिस्कोर्स, विचार विमर्श, एक लंबा विचार विमर्श है। इट्स ए काइंड ऑफ डिस्कशन, लॉन्ग डिस्कशन। डिस्कशन कब करते हैं हम और आप अगर आपस में विचार विमर्श करें, तो आपने एक विचार रखा, मैंने भी एक विचार रखा, आपने अपने विचार की पुष्टि की, मैंने अपने विचार की पुष्टि की। मैंने जो विचार कहा उसमें से आप में से कुछ लोगों को लगा कि नहीं यह सही नहीं है, आपके विचार ऐसे हैं, मुझे लगा कि नहीं यह सही नहीं, अपने अपने तरीके से हमने तर्क दिए। यह विचार विमर्श है। इससे फॉर मॉन्टेन इज नथिंग बट अ लॉन्ग डिस्कोर्स, एक लंबा विचार विमर्श है यह, जिसमें हम तर्कों की बात करते हैं, वैचारिकता की बात करते हैं, तर्कों से उस विचार की पुष्टि की बात करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हम निबंध में रखते हैं। तो एक लंबा विचार विमर्श है। तो तर्क और विचार इसमें सबसे महत्वपूर्ण होंगे। यह माइकल मॉन्टेन ने कहा, हु इज द फाउंडर ऑफ एसे, वी कैन से दैट, राइट। अब एक बहुत अच्छी परिभाषा हक्सले ने दी कि एसे इज सच ए लिटरेरी डिवाइस वेर यू से ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट ऑलमोस्ट एनीथिंग। क्या मतलब है कि एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसमें हम लगभग किसी भी चीज के बारे में लगभग सभी बातें करते हैं। ऐसे इज ए लिटरेरी डिवाइस फॉर सेइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट ऑलमोस्ट एनीथिंग। लगभग सभी चीजों या किसी भी विषय पर हम लगभग सभी बातें जिस विधा में रखते हैं, उस विधा को निबंध कहते हैं। का अर्थ है कि हम स्वतंत्र हैं अपने विचार रखने के लिए, और हम उसकी सभी बातों की झलक उसमें देने के लिए हम, इसका अर्थ है कि उसको बांधा नहीं जा सकता। नाम ये निबंध, जिसको बांधा नहीं जा सकता हो। हमारे विचार खुले हैं और खुले विचार हैं, और उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग उदाहरणों से हमने पुष्टि कर रखी है। हमारे ऊपर कोई सीमा नहीं है एज सच कि आपको इतना ही करना है, इन्हीं बातों पर चर्चा करनी है, किसी विशिष्ट तथ्य की बात करनी है, ऐसी कोई बाध्यता निबंध में नहीं होती। तो हक्सले की परिभाषा भी यह बता रही है कि निबंध एक ऐसी विधा होगी, ऐसा उपकरण है साहित्य का, लिखने वाले का, जिसमें हम किसी भी विषय पर, किसी भी विषय सभी बातें लिख सकते हैं, बता सकते हैं। दैट इज वॉट एसे इज। यह निबंध की परिभाषा के तौर पर हम उसको। अब रही बात, जैसे शुरू में मैंने कहा कि आपने बचपन में भी लिखा होगा, स्कूल में भी, कॉलेज में भी लिखा होगा निबंध। तो निबंध स्कूलों और कॉलेजों में जो निबंध लिखे जाते हैं और सिविल सेवा में जो निबंध लिखे, दोनों में क्या फर्क है?
की समझ होनी चाहिए। तो जो एकेडमिक्स में पढ़ाई के दौरान, शिक्षा ग्रहण करने के दौरान जब निबंध लिखा जाता है या पूछा जाता है, तो उसका एक ही उद्देश्य हो कि इस छात्र को उस विषय की समझ है या नहीं, उस विषय पर उसके पास कंटेंट या अंतर्वस्तु उसके पास कितनी है, उसका ज्ञान कितना है की जानकारी, यह उसका उद्देश्य हो। जैसे हम सिविल सेवा में निबंध की बात करते हैं, सिविल सेवा में निबंध में क्या देखा जाएगा? आपकी समझ, सोचने की क्षमता, जो सोचा उस विचार को प्रस्तुत करने की क्षमता, उसको तर्कों से सिद्ध करने की क्षमता, निर्णयन और समस्या समाधान की क्षमता, आपकी बौद्धिक ईमानदारी और आपकी लेखन शैली, सभी चीजों का परीक्षण। तो राइटिंग एन एसे इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड राइटिंग एन एसे इन सिविल सर्विसेज आर टोटली डिफरेंट। इसलिए अगर हम में से किसी को ऐसा लगता है कि हमने चूंकि बचपन से ही निबंध लिखा है, तो निबंध में ऐसा कुछ है नहीं, यह एक हम उसको कहा जाता है, अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है, वी आर इन ए फूल्स पैराडाइज। हम एक ऐसे अपने चारों तरफ हमने एक ऐसा आवरण बना लिया है कि हम शायद उसकी गंभीरता नहीं समझ रहे। अच्छा, एक और बात है, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक और बात है यहां कि सामान्य अध्ययन में जब तैयारी करते हैं हम, कोई भी व्यक्ति जब तैयारी करते हैं, जो भी सिंसियर छात्र होगा, सिंसियर जो कैंडिडेट है, मोर और लेस सबके पास जानकारी लगभग समान स्तर की होती। बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि किसी का स्तर बहुत ऊंचा है, किसी का बहुत नीचा है, ऐसा नहीं होता सामान्य। तो ऐसा एक्सपेक्ट करना कि सामान्य अध्ययन में मुझे अप्रत्याशित उच्च अंक आ जाएगा दूसरों की तुलना में, या थोड़ा सा अधिक आशावादी हो जाना, इतना होना नहीं चाहिए। लेकिन निबंध एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें यह चीज बिल्कुल देखी जाती है कि हो सकता है किसी को 5% अंक आए तो किसी को 80%। यह स्थिति सामान्य अध्ययन में नहीं होती। अगर हम सामान्य अध्ययन के साथ साथ निबंध की तैयारी करते चलें तो एक पक्ष आपका पूरी तरीके से मजबूत रहता है, आप अंकों की दृष्टि से आप दूसरों से आगे हैं प्रतिस्पर्धा में। यह हमेशा ध्यान में रखने की। खैर, वापस आ जाएं हम लोग कि स्कूलों में, कॉलेजों में जो निबंध हम लिखते हैं, उनकी जो डिमांड है, जो आपके कॉलेज स्कूल का जो परीक्षक देखता है, वह आपका कंटेंट, नॉलेज बेस देखता है, ज्ञान देखता है उसमें, उस विषय पर इस छात्र का ज्ञान कितना है। सिविल सेवा में जब निबंध लिखा जाएगा तो सिविल सेवा में परीक्षक को क्या देखना है उसकी बात करनी। उसी से हमें यह भी पता चलेगा कि सिविल सेवा में निबंध पूछने की जरूरत ही क्यों है। क्यों एक पेपर अलग से रखा हमने? भाई, सामान्य अध्ययन में तो 10, 12, 13 विषयों की जानकारी ले ही ले रहे हैं, अलग से निबंध क्यों रखा? अगर सामान्य अध्ययन और निबंध एक ही हैं, गौर से सोचिए इस पर कि अगर सामान्य अध्ययन और निबंध एक ही हैं और सामान्य अध्ययन में इतिहास, भूगोल, समाज, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, सारी की जानकारी जब हमने ले ही ली है, तो फिर अलग से निबंध रखने की जरूरत क्यों आ गई? उसका उत्तर यह होगा कि वहां तो तथ्य भी हैं, वहां पर तथ्यात्मकता भी होगी, संकल्पना की समझ देखी जाएगी और भी बहुत सारी बातें देखी, तो अलग मुद्दा है सामान्य अध्ययन। लेकिन सामान्य अध्ययन पर पकड़ बनाने के बावजूद उस कैंडिडेट में सोचने की क्षमता है या नहीं, या और कुछ बातें हैं या नहीं, उसकी पहचान या उसका परीक्षण एक ही तरीका हो सकता है करने का, और वह तरीका है निबंध। तो क्या देखना चाहता है? तो
चिंतन की क्षमता। एक होता है सोचना, हमने किसी चीज के बारे में सोचा और सोचने का एक चरण और आगे बढ़ जाए तो वह हो गया चिंतन, कि सोचकर उस पर अपने विचार सृजित हुए हमारे। दैट इज कॉल्ड कंटेम्पलेशन या क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। यू नीड टू हैव योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। तो किसी भी विषय पर सोचा हमने तो वह सोच हमारे विचार का सृजन करती है या नहीं, यह क्षमता उसकी देखी जाएगी निबंध में, एक बहुत महत्वपूर्ण। दूसरा, कैंडिडेट का दृष्टिकोण सकारात्मक है, आशावादी है या नकारात्मक है, कैसा है। युवा पीढ़ी में एक अच्छाई और एक खराबी अगर पहचानी जाए तो युवा पीढ़ी में अच्छाई, सबसे बड़ी अच्छाई क्या है? नए विचार, नई सोच, तकनीकों को स्वीकार करने की क्षमता, ये सब युवा पीढ़ी में दिखता है, राइट। खराबी क्या है कि हम चाहते हैं यहां पर यह समस्या है तो इसको आमूल समाप्त कर दिया जाए तत्काल, और मेरे सामने जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। तो सामान्यतः हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक दिखता है कि जो व्यवस्था है वह व्यवस्था ठीक नहीं है, इसका तत्काल इसमें परिवर्तन हो। सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, सरकार को यह करना चाहिए कर नहीं रही, न्यायालय को यह करना चाहिए हो नहीं रहा। यह नकारात्मकता अगर बढ़ जाए तो हानिकारक होगी। तो परीक्षक यह टेस्ट करेगा कि कैंडिडेट में चिंतन करने की क्षमता है या नहीं, मतलब सोचने विचारने की क्षमता है या नहीं। दूसरा, दृष्टिकोण उसका कितना सकारात्मक, कितना आशावादी है, क्या देखा जाएगा। तीसरा, उसकी बौद्धिक ईमानदारी, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। कहने का मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति ने जो विचार लिखा वह विचार उसके मौलिक होने चाहिए, ओरिजिनल। इसको हम बौद्धिक ईमानदारी को एक और शब्द दे सकते हैं यहां, वह है मौलिकता। इसका परीक्षण करेगा परीक्षक। इसके बाद देखेगा कि आपके अंदर लिखने का कौशल कितना है, राइटिंग स्किल आपकी कितनी। चौथी बात हो गई लेखन कौशल, और पांचवा हो गया निर्णयन तथा समस्या समाधान की क्षमता। यह रिक्वायरमेंट है सिविल सेवा में निबंध की, कि चिंतन की क्षमता होनी चाहिए, सोचने विचारने की, दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए व्यक्ति को, विचार उसके मौलिक होने चाहिए, बौद्धिक रूप से वह व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए, लिखने की क्षमता और उसका कौशल होना चाहिए उसके अंदर, और सबसे बड़ी बात कि अगर प्रशासक बनकर काम करना है तो निर्णयन की क्षमता होनी चाहिए, समस्याओं का समाधान करने की। इसी आधार पर निबंध पूछे जाएंगे, इसी आधार पर निबंधों की प्रकृति तय होती। जैसे मान लें कि हमसे यह पूछा गया कि मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जी। लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। पूछा गया निबंध है यह, अगर ध्यान में है तो, कि मनुष्य होने और मानव होने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है। पर सोचना है, विचारना है इस पर, क्या मतलब इसका। मनुष्य तो है ही हम, तो मनुष्य और मानव में क्या फर्क है, व्यक्ति और मनुष्य में क्या फर्क है, नर और मादा में क्या फर्क है। When a child is born, either he is male or a female, naturally, biologically. समाजीकरण हो गया तो व्यक्ति बन गया, समाज और व्यक्ति का संबंध।
और वह मनुष्य है, प्रजाति के तौर पर मनुष्य है, होमो सेपियंस, अगर उसमें नैतिक मूल्य मजबूत हैं, अगर वह सभी मनुष्यों को एक समान समझता है, विभेद नहीं करता, उसका नैतिक आचरण बहुत अच्छा है, तो मानवता के गुण उसमें होंगे और मानवीय मूल्य उसके अंदर होंगे। तो हर व्यक्ति, इस मनुष्य की प्रजाति का हर व्यक्ति मानवीय मूल्य वाला हो, यह अनिवार्य नहीं है। तो जिसके पास वो मानवीय मूल्य हैं, वही मानव कहा जाएगा। तो हमारा लक्ष्य मानव बनने का होना चाहिए, न कि केवल एक प्रजाति के तौर पर व्यक्ति और मनुष्य होने का। मान लिया मैंने ऐसा विचार, ऐसी सोच विकसित की, अब उसको सिद्ध करेंगे हम कि जिस व्यक्ति में मानवीय मूल्य नहीं होते, उसका जीवन वास्तविक अर्थों में उसका जीवन जीवन नहीं होता, वह जीवन अर्थहीन है। अगर ऐसा कोई विषय दिया गया है तो हमसे वह सोचने विचारने की क्षमता पूछ रहा है ना, हमारा दृष्टिकोण कैसा है वह पूछ रहा है, हमारी मौलिकता कैसी वह पूछ रहा है, हमारा कौशल कैसा है वह पूछ रहा है, और निर्णयन और समाधान करने की क्षमता पूछ रहा है, यह जानने की कोशिश कर रहा है। दिस इज वॉट द एसे रिक्वायर्स इन सिविल सर्विस। इस पर हमें काम करने की। तो जब हम लोग क्लास करते हैं या करेंगे निबंध की, तो उसमें हम इन सभी बातों पर गौर करेंगे। कहना बहुत आसान है कि आपको सोचना चाहिए, विचार करना। कैसे सोचेंगे? विल डिस्कस द आर्ट ऑफ थिंकिंग। सोचने विचारने की क्षमता कैसे विकसित की जाए, या एक दिन में आधे घंटे के वीडियो लेक्चर में नहीं हो सकते। यह आपस में इंटरैक्ट करके, एक दूसरे की बात समझकर, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करके, तब हमारे अंदर वह वैचारिकता विकसित होती है, हमारे चिंतन की। दैट विल डू इन द क्लास, विल डिस्कस इन द क्लास, राइट, इन ड्यू कोर्स। जैसे जैसे कक्षा आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये क्षमता हमारी, उसी आधार पर ये सारी बातों का अध्ययन हम करते चलेंगे, अलग अलग टॉपिक के आधार पर।